नमस्कार। आज हम एक ऐसे हैरत अंगेज किस्से की तह तक जा रहे हैं जिसने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से दुनिया को उलझा रखा है। हाँ, डीबी कूपर का रहस्य। मतलब इतिहास का इकलौता अनसुलझा विमान अपहरण। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने जो जानकारी ली है वो ध्रुव राठी के YouTube वीडियो से है। मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर, मैन हु वैनिश्ड इन द स्काई। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस क्या कहते हैं अनोखी घटना के हर पहलू को देखें, जो खास तथ्य हैं उनको समझें और ये भी देखें कि कौन से सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल। तो सीधा चलते हैं 24 नवंबर 1971 की उस शाम। पोर्टलैंड से सियाटल की एक छोटी सी, मतलब सिर्फ आधे घंटे की उड़ान। और प्लेन लगभग खाली था, करीब 36 यात्री ही थे। हाँ, और उन्हीं में से एक था वो आदमी जो बाद में डीबी कूपर कहलाया। बिल्कुल आम सा दिखने वाला, बिजनेस सूट पहने, कोई 40-45 साल का। और उसने जानबूझकर सबसे पीछे की सीट ली थी, सीट 18E। तो उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद उसने पास खड़ी एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर को एक नोट दिया, अपना नाम बताया, डैन कूपर। शफ्टर ने सोचा शायद कोई फोन नंबर वगैरह दे रहा होगा। हाँ, आमतौर पर जैसा होता है। तो नोट जेब में रख लिया। लेकिन कूपर ने फिर कहा, थोड़ा जोर देकर, मिस आपको ये नोट पढ़ना चाहिए। अच्छा? हाँ, और फिर बोला, मेरे ब्रीफकेस में बम है। ओह। शैफनर ने जब नोट खोला तो उसमें यही लिखा था। और फिर कूपर ने तसल्ली के लिए ब्रीफकेस खोलकर दिखाया भी। क्या दिखाया? लाल सिलेंडर थे, तारें थीं, एक बड़ी बैटरी। मतलब साफ था कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप रे, उस एयर होस्टेस की हालत क्या हुई होगी? हाँ, सोचिए जरा। पर उसने हिम्मत रखी। कूपर ने भी बिल्कुल शांति से अपनी मांगे बताई। क्या मांगे थी उसकी? उसने कहा, उसी शाम 5 बजे तक $2 लाख नकद चाहिए। अच्छा। और सिर्फ $20 के नोटों में। सिर्फ $20 के नोट? अच्छा। हाँ, साथ में 4 पैराशूट, 2 मुख्य और 2 रिजर्व। और ये भी कि जब प्लेन सियाटल में उतरे तो ईंधन भरने के लिए एक फ्यूल ट्रक तैयार मिलना चाहिए। कमाल की बात यह है कि प्लेन में बाकी किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, कानो कान खबर नहीं हुई। शैफनर ने चुपके से पायलट को बताया। फिर कूपर और कॉकपिट के बीच जो भी बातचीत हुई वो दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो के जरिए होती रही। फिर बात एयरलाइन के प्रेसिडेंट तक पहुंची होगी। हाँ, डोनाल्ड नायरॉब। और उन्होंने फौरन फैसला लिया कि भाई अपहरणकर्ता की सारी मांगे मान लो। अच्छा, क्यों? उनकी पहली प्राथमिकता थी कंपनी की साख बचाना और जाहिर है यात्रियों और क्रू की सुरक्षा। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सही बात है। तो फिर पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ, FBI से बात करके सियाटल के एक बैंक से इंतजाम किया गया। और ये कोई आम नोट नहीं थे, ये इमरजेंसी फंड के थे और सबके सीरियल नंबर रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन इसमें तो वक्त लगा होगा, उड़ान तो बस आधे घंटे की थी। हाँ, यही तो बात है, इसमें वक्त लगना था। तो पायलटों को कहा गया कि विमान को सियाटल के ऊपर ही हवा में चक्कर कटवाते रहो। क्या मतलब, हवा में ही? हाँ, वो आधे घंटे की उड़ान खिंचकर पूरी 3 घंटे की हो गई। और यात्रियों को क्या बताया? उन्हें बस ये कह दिया कि कोई मामूली सी तकनीकी खराबी आ गई है। किसी को असलियत का अंदाजा तक नहीं था। गजब। फिर आखिरकार लैंडिंग हुई? हाँ, शाम 5:46 पर विमान सियाटल में उतरा, पर मुख्य टर्मिनल से बहुत दूर, एकदम सुनसान जगह पर। ओके। फिर पैसे और पैराशूट विमान तक पहुंचाए गए। कूपर ने सब कुछ चेक किया। फिर उसने टीना मकलो को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को जाने दिया। मतलब अब प्लेन में सिर्फ कूपर, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और टीना मकलो रह गए थे। बिल्कुल। इसके बाद विमान में दोबारा ईंधन भरा गया और फिर कूपर ने नई उड़ान के लिए निर्देश दिए। अब कहाँ जाने को कहा? उसने कहा मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ो, लेकिन सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई पर। सिर्फ 10,000 फीट? ये तो बहुत कम है। हाँ, और पंख 15 डिग्री नीचे झुके हुए, और रफ्तार जितनी कम हो सके उतनी। पायलटों ने कुछ कहा नहीं? ये तो खतरनाक हो सकता है। पायलटों ने चिंता जताई। कहा कि इतने कम ईंधन में मेक्सिको सिटी पहुंचना नामुमकिन है और इतनी कम रफ्तार भी ठीक नहीं है। पर कूपर को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, बस जैसा कहा है वैसा करो। बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में। अजीब आदमी था। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद कूपर ने टीना मकलो को कॉकपिट में जाने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। अच्छा, तो अब प्लेन के कैबिन में वो अकेला रह गया? हाँ, बिल्कुल अकेला। और फिर कुछ ही पलों के बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठी। कौन सी वार्निंग लाइट? वो बत्ती जो ये बताती थी कि विमान के पीछे की सीढ़ियां खोल दी गई हैं। क्या मतलब, हवा में? हाँ, उस जमाने के जो बोइंग 727 विमान थे उनमें ये एक खास फीचर था, पीछे की तरफ हवा में खुलने वाली सीढ़ियां, जिन्हें एयर स्टेयर्स कहते थे।
तो उसने हवा में ही दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। और फिर रात के लगभग 8:13 पर पायलटों ने अचानक महसूस किया कि विमान का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा है। जैसे कोई वजन कम हुआ हो। हाँ, ठीक वैसा ही। उन्हें विमान को संभालने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो कूपर कूद गया था। हाँ, कूपर पैसों से भरा बैग और एक पैराशूट लेकर उस अंधेरी तूफानी रात में 10,000 फीट की ऊंचाई से कूद चुका था और किसी ने उसे कूदते हुए देखा भी नहीं। और फिर विमान कहाँ उतरा? विमान नेवादा के रेनो शहर में सुरक्षित उतरा। पुलिस, FBI सब पहुंचे। छानबीन हुई, कूपर गायब था। पीछे क्या मिला? कुछ सुराख? हाँ, कुछ चीजें मिली। उसकी टाई और टाई क्लिप, एक पैराशूट जो इस्तेमाल नहीं हुआ था और दूसरे पैराशूट के कुछ फटे हुए टुकड़े। फटे हुए टुकड़े? हाँ, अंदाजा ये है कि शायद उसने पैसों के बैग को अपने शरीर से बांधने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो। कुछ सिगरेट के बट मिले और करीब 66 अनजान फिंगरप्रिंट्स भी, पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और गायब क्या था? बम वाला सूटकेस। हाँ, वो सूटकेस, पैसों का बैग और एक पैराशूट गायब था। और यहीं से शुरू हुआ वो सवाल जो आज तक कायम है, क्या डीबी कूपर उस छलांग में जिंदा बचा? बिल्कुल। FBI की जांच 45 साल चली। 2016 में उसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला, रहस्य बना रहा। शुरुआत में तो सबको यही लगा होगा कि बचना नामुमकिन है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए ना, 10,000 फीट की ऊंचाई, रात का घना अंधेरा, भयंकर तूफान और बारिश, तापमान 0 से भी नीचे। और कपड़े सिर्फ एक बिजनेस सूट। हाँ, और हवा की रफ्तार करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार पर तो हवा का दबाव ही जानलेवा हो सकता है। और नीचे घना जंगल था या शायद ठंडा पानी। हाँ, अगर पानी में गिरता तो हाइपोथर्मिया से मिनटों में मौत पक्की थी। ऊपर से करीब 10 किलो वजन का कैश बैग भी बंधा था। मतलब ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। लेकिन फिर कहानी में कुछ पेंच आए जिसने ये सवाल खड़ा किया कि शायद वो बच गया हो। हाँ, कुछ बातें थीं। पहली तो ये कि कूपर को पैराशूट इस्तेमाल करने की जानकारी थी। अच्छा, कैसे पता चला? जब एयर होस्टेस टीना ने उसे पैराशूट के साथ आए निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ने की पेशकश की तो उसने मना कर दिया, कहा इसकी जरूरत नहीं है। ये तो इशारा करता है कि वो नौसिखिया नहीं था। बिल्कुल। और दूसरी जो ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो थे कॉपी कैट्स। कॉपी कैट्स? मतलब कूपर की घटना इतनी मशहूर हुई कि उसके बाद कई लोगों ने ठीक उसी तरह विमान हाईजैक करके कूदने की कोशिश की। सच में? हाँ, कम से कम 5 ऐसे मामले रिकॉर्ड में हैं जिनमें अपहरणकर्ता कूदे और जिंदा पकड़े गए। क्या बात करें, मतलब ये मुमकिन था? हाँ, जैसे एक था मार्टिन मैकेनली। जून 1972 में उसने $5 लाख लेकर कूपर से भी तेज रफ्तार में करीब 400-500 किलोमीटर पर घंटा पर छलांग लगाई और वो जिंदा बच गया। ओह। या फिर रिचर्ड लैपॉइंट, उसने जनवरी 1972 में कूपर जैसे ही कपड़ों में छलांग लगाई और बर्फ में सुरक्षित उतरा। ये दोनों बाद में पकड़े जरूर गए। पर इससे ये सवाल तो खड़ा हो गया कि अगर ये लोग इनसे भी बदतर हालात में बच सकते थे तो कूपर क्यों नहीं? हो सकता है कूपर ज्यादा किस्मत वाला था या शायद ज्यादा काबिल। अगर वो बच गया तो फिर वो पैसा कहाँ गया? $200,000। 1971 में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम। और जैसा हमने बताया, FBI के पास उन सभी 20 के नोटों के सीरियल नंबर थे। हाँ, वो लिस्ट जारी की गई थी। हाँ, पूरे अमेरिका में जारी की गई थी। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये नोट इस्तेमाल होंगे और पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? मतलब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता लगाना कि वो असल में कूदा कहाँ था। विमान की रफ्तार, हवा का रुख, उसने पैराशूट कब खोला होगा, ये सब इतने अनिश्चित फैक्टर थे कि सटीक लैंडिंग स्पॉट का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा था। FBI ने शुरू में कहाँ खोजा था? शुरू में उन्होंने वॉशिंगटन राज्य में लेक मार्विन के आसपास के जंगली इलाके पर फोकस किया। एक प्रयोग भी किया गया। कैसा प्रयोग? उसी तरह के विमान से करीब 91 किलो का वजन गिराकर देखा कि वो कहाँ गिरता है, ताकि लैंडिंग जोन का अंदाजा लग सके। बहुत बड़े पैमाने पर खोज हुई। जमीन पर, पानी में, पनडुब्बियों से भी खोजा गया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इनाम भी रखा था ना? हाँ, $1,000 का इनाम रखा था किसी एक भी नोट के लिए, पर 3 साल तक कोई नतीजा नहीं निकला। फिर अचानक कुछ मिला? हाँ, घटना के लगभग 8 साल बाद 1979 में एक पायलट थे टॉम बोनाहून। उन्होंने FBI से संपर्क किया। उन्होंने क्या कहा? उनका दावा था कि अपहरण वाली रात वो अपने प्लेन से कूपर वाले प्लेन के ठीक पीछे उड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि उस रात के मौसम और हवा के रुख को देखते हुए FBI का जो अंदाजा है ड्रॉप जोन का, वो 80 डिग्री गलत है। 80 डिग्री गलत?
तो सही जगह क्या थी उनके हिसाब से? उनके हिसाब से कूपर वॉशुगल नदी के ड्रेनेज एरिया में कहीं गिरा होगा। और फिर क्या उनकी बात सही निकली? कमाल की बात यह है कि कुछ ही महीने बाद फरवरी 1980 में एक 8 साल का बच्चा ब्रायन इनग्रैम अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी के किनारे पिकनिक मना रहा था। हाँ। खेलते खेलते उसे रेत में दबे हुए कुछ पुराने गले हुए नोटों के बंडल मिले। $20 के नोट थे, कुल $5,800। क्या ये वही नोट थे? हाँ, FBI ने सीरियल नंबर मिलाए, कंफर्म हो गया ये डीबी कूपर के फिरौती वाले पैसे का ही हिस्सा थे। ओ माय गॉड! और ये कहाँ मिले थे? ठीक उसी इलाके में जिसका जिक्र पायलट टॉम बो ने किया था, वॉशुगल नदी के बहाव क्षेत्र में, जो आगे कोलंबिया नदी में मिलती है। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद तो जरूर कूपर का कुछ पता चला होगा, बॉडी वगैरह? नहीं, उस इलाके की फिर से बहुत छानबीन हुई, शव की तलाश, पैराशूट के टुकड़े, कपड़े, कुछ भी मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिवाय उन नोटों के कुछ नहीं। तो जांचकर्ताओं का क्या मानना है? ज्यादातर का यही मानना है कि शायद कूपर नदी के ठंडे पानी में ही गिरा और डूब गया। उसका शरीर या तो बह गया या कहीं दब गया, और ये नोट शायद सालों बाद बहकर किनारे आ लगे। और उन नोटों का क्या हुआ जो उस बच्चे को मिले थे? उसे इनाम के तौर पर कुछ नोट रखने दिए गए थे, और मजे की बात यह है कि सालों बाद 2008 में उसने उनमें से 15 नोट नीलाम किए और उसे करीब $37,000 मिले। सिर्फ 15 नोटों के? हाँ, ये दिखाता है कि कूपर की कहानी में लोगों की दिलचस्पी आज भी कितनी ज्यादा है। पैसों का मिलना एक बहुत अहम सुराग था, पर इसने वो मुख्य सवाल तो हल नहीं किया, आखिर ये डीबी कूपर था कौन? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है, और नाम का भी तो चक्कर है। उसने अपना नाम बताया था डैन कूपर, पर मशहूर हो गया डीबी कूपर। हाँ, ये कैसे हुआ? ये असल में मीडिया की एक गलती थी। एक रिपोर्टर ने पुलिस सूत्र से बात करते हुए जल्दबाजी में डैन को डीबी सुन लिया या लिख दिया और वही छाप दिया। फिर तो बस बाकी सबने भी वही नाम उठा लिया। अच्छा, इसे शायद एंकरिंग बायस कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। पहली मिली जानकारी पर टिक जाना। वैसे भी अपहरणकर्ता से असली नाम बताने की उम्मीद कौन करता है? सही बात है। तो पीछे छूटे सुरागों में सबसे अहम शायद वो टाई और टाई क्लिप थी। हाँ, बिल्कुल। और सालों बाद 2009 में उस टाई क्लिप पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से बहुत बारीकी से जांच हुई। उससे कुछ पता चला? हाँ, कुछ बहुत दिलचस्प बातें पता चली। क्लिप पर बहुत ही महीन कण मिले, शुद्ध टाइटेनियम के, एल्यूमिनियम के और एक खास किस्म के टाइटेनियम एंटीमनी एलॉय के। ये ऐसी चीजें हैं जो हर कहीं नहीं मिलती। तो इसका क्या मतलब निकाला गया? इसका मतलब ये निकाला गया कि कूपर शायद किसी ऐसी जगह काम करता था जहां इन खास धातुओं का इस्तेमाल होता हो, जैसे कोई केमिकल प्लांट या मेटल फैक्ट्री, या ज्यादा संभावना है कोई एरोस्पेस कंपनी। जैसे कि बोइंग, जहां वो विमान बनते थे? हाँ, शायद बोइंग ही, क्योंकि शुद्ध टाइटेनियम उस जमाने में खासतौर पर विमान बनाने में ही इस्तेमाल होता था। इससे यह अंदाजा लगा कि कूपर कोई आम चोर नहीं बल्कि शायद तकनीकी समझ रखने वाला व्यक्ति था। और उसका चेहरा, स्केच भी तो बनाए गए थे। हाँ, एयर होस्टेस शेफनर और टीना मकलॉक की मदद से कई स्केच बने थे। शुरू के कुछ स्केच उन्हें उतने सही नहीं लगे, पर जनवरी 1973 में एक स्केच बना जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये काफी हद तक कूपर जैसा है। यही स्केच सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। FBI के जांचकर्ताओं का क्या अंदाजा था उसकी पृष्ठभूमि के बारे में? FBI के एक मुख्य जांचकर्ता थे लैरी कार। उनका मानना था कि कूपर शायद एयरफोर्स का पूर्व कार्गो लोडर रहा होगा। कार्गो लोडर? क्यों? क्योंकि उन्हें बेसिक पैराशूट ट्रेनिंग मिली होती है और उन्हें विमान की पिछली सीढ़ियों यानी एयर स्टेयर्स की भी जानकारी होती है। ओके, तो इन सब सुरागों से क्या किसी संदिग्ध तक पहुंचा जा सका? FBI ने तो हजारों लोगों से पूछताछ की होगी। हाँ, बिल्कुल। FBI की लिस्ट में 800 से ज्यादा संदिग्धों के नाम थे। उनमें से करीब 20 पर गंभीरता से जांच भी हुई, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। कौन? पहला था रिचर्ड मैकॉय। रिचर्ड मैकॉय? उसका क्या कनेक्शन था? वो वियतनाम युद्ध का पूर्व सैनिक था और उसने कूपर के अपहरण के सिर्फ 5 महीने बाद अप्रैल 1972 में, आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल कूपर वाले स्टाइल में ही एक बोइंग 727 हाईजैक किया। क्या? बिल्कुल वैसा ही? हाँ, वही तरीका। नोट दिया, बॉम्ब की धमकी दी, $5 लाख की फरौती मांगी, 4 पैराशूट लिए और फिर कूद गया। तो फिर तो वही कूपर था। फर्क ये था कि मैकॉय सिर्फ 2 दिन बाद ही पकड़ा गया। उसे 45 साल की सजा हुई। शुरू में तो FBI को भी यही लगा कि मैकॉय ही कूपर है। बाद में किताब भी आई, डीबी कूपर द रियल मैकॉय, जिसने दावा किया कि मैकॉय के परिवार ने कूपर की टाई क्लिप को पहचाना था। मैकॉय ने खुद कभी ना हाँ कहा ना। लेकिन फिर FBI ने उसे लिस्ट से क्यों हटाया? हाँ, बाद में FBI ने उसे कूपर होने की संभावना से हटा दिया। 2 मुख्य कारण थे। क्या?
एक, मैकॉय का हुलिया कूपर के फाइनल स्केच से उतना मेल नहीं खाता था, और दूसरा, एफबीआई को पुख्ता सबूत मिल गए थे कि जिस रात कूपर ने अपहरण किया था उस रात मैकॉय लास वेगास में था और अगले दिन थैंक्सगिविंग डिनर अपने परिवार के साथ मना रहा था। ओह, तो वो कूपर नहीं हो सकता था। नहीं, मैकॉय बाद में जेल से भागने की कोशिश में मारा गया था। तो फिर दूसरा अहम संदिग्ध कौन था? दूसरा नाम जो बहुत उछला वो था रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। हाँ, ये भी वियतनाम युद्ध का पूर्व सैनिक था। इसके ऊपर धोखाधड़ी, विमान चोरी, विस्फोटक रखने जैसे कई आरोप लगे थे पहले, पर वो कभी साबित नहीं हुए। तो इसका नाम कैसे आया? 2016 में एक टीवी निर्माता हैं थॉमस कोलबर्ट। उन्होंने किताब लिखी और हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई, डीबी कूपर केस क्लोज्ड। इसमें उन्होंने दावा किया कि रैक्स्ट्रॉ ही असली डीबी कूपर था। अच्छा, उनके पास क्या सबूत थे? कोलबर्ट की टीम में कई पूर्व एफबीआई एजेंट्स भी शामिल थे। उनका कहना था कि रैक्स्ट्रॉ का नाम 70 के दशक में एफबीआई की शुरुआती संदिग्ध लिस्ट में था। उसका चेहरा स्केच से काफी मिलता था और वो मीडिया में भी गोलमोल मजाकिया बयान देता था, जिससे शक पैदा होता था। हालांकि बाद में उसने इनकार कर दिया था। तो क्या एफबीआई ने इस पे ध्यान दिया? एफबीआई ने माना कि रैक्स्ट्रॉ एक समय पर संदिग्ध था, पर 1979 के बाद जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उसे लिस्ट से हटा गया था। कोलबर्ट का आरोप था कि एफबीआई ने ठीक से जांच ही नहीं की। एक और अजीब बात यह हुई कि जिस दिन कोलबर्ट ने अपनी किताब लॉन्च की, ठीक उसके अगले ही दिन एफबीआई ने ऐलान कर दिया कि वो डीबी कूपर केस को आधिकारिक तौर पर बंद कर रहे हैं। ये तो अजीब इत्तेफाक है। क्या रैक्स्ट्रॉ ने खुद कुछ कहा इस बारे में? उसने हमेशा इनकार किया कि वो कूपर है। इन आरोपों की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई थी और 2019 में उसकी मौत हो गई। तो नतीजा ये कि रैक्स्ट्रॉ पर शक तो गहरा रहा, पर वो कूपर था, इसका पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया। तो मतलब वही 50 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी डीबी कूपर एक रहस्य है। वो कौन था, कहां से आया था, कूदने के बाद उसका क्या हुआ, कोई कुछ नहीं जानता। ये वाकई बहुत अजीब है। उसके बाद जितने भी लोगों ने वैसा करने की कोशिश की, वो सब के सब पकड़े गए, लेकिन कूपर, वो बस गायब हो गया। हाँ, जैसे हवा में घुल गया हो। एक गुमनाम आदमी जिसने अमेरिकी इतिहास के सबसे दुस्साहसी, सबसे अनोखे अपराधों में से एक को अंजाम दिया और फिर हमेशा के लिए ओझल हो गया। बिल्कुल, उसकी कहानी में वो सब कुछ है जो एक रहस्य को सालों साल जिंदा रखता है। हिम्मत है, खतरा है, अनिश्चितता है, और सबसे बढ़कर जवाबों की कमी है। तो आखिर वो क्या चीज है जो इस केस को इतने सालों बाद भी इतना दिलचस्प बनाए रखती है? क्या ये सिर्फ सबूतों की कमी है, या ये सोचना ही रोमांचक लगता है कि कोई एक अकेला आदमी पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को चकमा देकर गायब हो सकता है? हाँ, ये हमें भाग्य, अवसर और इंसान के दुस्साहस की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। शायद सुनने वाले इस पर विचार कर सकते हैं। क्या उन्हें लगता है कि डीबी कूपर उस रात बच निकला होगा, या उसका अंत उसी तूफानी रात में हो गया था?